आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं सीडीपी का नया प्रैक्टिस सेट लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है चिंतन सामग्री है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि चिंतन सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रतिमा, पदार्थ, संप्रत्यय, संकेत तथा प्रतीक, ये क्या है हमारी चिंतन सामग्रियाँ हैं। तो ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं पदार्थ, प्रतिमा और संप्रत्यय, 3 दिया गया है। और बाकी कौन कौन से हैं, एक हमारा है संकेत, ठीक, और प्रतीक, 3 दिया गया है, 2 ये 5 हो गए, ठीक। तो चिंतन सामग्रियाँ कौन कौन सी है, पदार्थ, प्रतिमा, संकेत, प्रतीक और संप्रत्यय। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का जो विभाजन था वो किसने किया। तो पहले क्रेमचंद महोदय जो थे, इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। किस सन में किया, 1925 ईस्वी में। किस सन में, 1925 ईस्वी में क्रेमचंद महोदय ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया, ठीक है। और युंग महोदय जो थे, इन्होंने सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। किसके आधार पर, सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का विभाजन किया। और स्प्रेंजर जो थे, इन्होंने मूल्यों के आधार पर किया। स्प्रेंजर महोदय जो थे, इन्होंने किस पर किया, मूल्यों के आधार पर। तो इसका हमारा कौन सा बचा, सामाजिक दर्शन, सॉरी भारतीय दर्शन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि क्रेमचंद जो थे इन्होंने शरीर के आधार पर किया, और युंग जो थे उन्होंने, एक सेकेंड गलत हो गया, हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, डी नहीं होगा, युंग हो गए, क्योंकि सामाजिक अंतर क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को युंग ने विभाजित किया था। और जो स्पेंजर थे, इन्होंने मूल्यों के आधार पर किया था, ठीक। तो क्रेमचंद का तो बताया है कि शरीर के आधार पर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखने के लिए प्रभावी अधिगम में आवश्यक तत्व है। विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखने के लिए प्रभावी अधिगम में आवश्यक तत्व है अवलोकन और अनुकरण। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये और भी दोनों, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये और भी दोनों। क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहले किसी चीज़ का अवलोकन करेंगे, मतलब उसको हम लोग सीखेंगे। कोई कुछ कर रहा है तो उसको पहले देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद में उसका फिर क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। मतलब जिस तरह वो कर रहा है उस तरह करने की क्या हम लोग करेंगे, हम लोग उस तरह करने का प्रयास करेंगे। वही हमारा अनुकरण हो गया। अनुकरण मीन्स होता है किसी चीज़ की नकल करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिवृत्ति होती है, अभिवृत्ति जो है वो होती है अर्जित, अनुभवजन्य, वातावरण से प्रभावित, उपरोक्त सभी। तो अभिवृत्ति जो होती है वो अनुभव के द्वारा विकसित होती है। इसे अर्जित भी कर सकते हैं हम लोग, इसे क्या कर सकते हैं, हम अर्जित कर सकते हैं। और ये जो अभिवृत्ति होती है ये वातावरण से हमेशा प्रभावित होती है, और धनात्मक भी हो सकती है, ठीक, और ऋणात्मक भी हो सकती है। अभिवृत्ति जो है ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। इससे जिस प्रकार वातावरण मिलेगा ये उसी में ढल जाएगी, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। इसे हम अनुभव से भी प्राप्त कर सकते हैं, अर्जित भी कर सकते हैं, और वातावरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैक्षिक रुचि प्रपत्र का निर्माण किसने किया। शैक्षिक रुचि प्रपत्र का निर्माण किसने किया। तो ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग फूड, एच चटर्जी, एसपी कुलश्रेष्ठ। तो शैक्षिक रुचि प्रपत्र का निर्माण एसपी कुलश्रेष्ठ ने किया था। किसने किया था, एसपी कुलश्रेष्ठ ने शैक्षिक रुचि प्रपत्र का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर वह दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती हैं। ये कथन दिया गया है, और कथन और बुक के नाम हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। अगर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बुक के नाम और कथन की वीडियो अलग से चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, हम आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक। दोबारा पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर वह दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती है। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन दिया गया है ब्लेयर का है, दूसरा जोन्स का है, तीसरा सिम्पसन का है, चौथा मैकडूगल का है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। किसने कहा, मैकडूगल ने, सॉरी डी, मैकडूगल इसका राइट आंसर होगा। मैकडूगल ने कहा कि जो अभिप्रेरक है वो व्यक्ति के अंदर दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक ऐसा
वो एक ऐसा वाहक होता है जो किसी कार्य को प्रारंभ करने और जब तक वह कार्य खत्म ना हो जाए तब तक वह क्या रहता है, कार्य करता रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बालक श्रवण दोष से ग्रसित, मतलब एक बालक जो है वो सुन नहीं सकता है। इस दोष के कारण क्या हो सकते हैं, वंशानुक्रम हो सकता है, समय से पूर्व जन्म हो सकता है, और मस्तिष्क की नाड़ियों में सूजन। एक बालक श्रवण दोष से ग्रसित है, इसका दोष के कारण क्या हो सकते हैं, वंशानुक्रम मतलब जेनेटिक हो, जो उनके वंशज में चला आ रहा हो, फिर समय से पूर्व उसका क्या हो गया हो, जन्म हो गया हो, मस्तिष्क की नाड़ियों में सूजन, उपयुक्त सभी, तो ये सारे कारण हो सकते हैं श्रवण दोष के। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं हम लोग। किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनशील बालक के 84 गुण बताए हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनशील बालक के 84 गुण बताए हैं, तो टॉरेंस महोदय थे, इन्होंने सृजनशील बालकों के 84 गुण बताए हैं। किस कौन से वैज्ञानिक थे, तो टॉरेंस महोदय ने सृजनशील बालक के 84 गुण बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक लक्षणों को बुद्धिमत्ता का आधार बताया था, किस मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक लक्षणों को बुद्धिमत्ता का आधार बताया था। पहला ऑप्शन है लेवेटर, विलियम वुंट, किरण ब्रुक, मोनांडर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, लेवेटर। ठीक, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाओं में सबसे जटिल मानसिक संक्रिया अवस्था है। तो जो जीन पियाजे थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 4 संज्ञानात्मक विकास के 4 वो बताया है। संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने 4 अवस्था बताई है विकास की। पहला है संक्रिय या गामक अवस्था, संक्रिय या गामक अवस्था। दूसरा है ये है जो 0 से 2 वर्ष की है। ठीक है, और जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है कितनी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी दी गई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथा इन्होंने बताया 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्था में सबसे जटिल मानसिक संक्रिया अवस्था कौन सी है, तो सबसे जटिल कौन सी होगी, हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि चौथी स्टेज है। इसका जो इन्होंने टाइम पीरियड बताया 11 से 15 वर्ष, कितना बताया, 11 से 15 वर्ष। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दृश्य प्रतिभा की अवस्था होती है, दृश्य प्रतिभा की अवस्था होती है जन्म से 18 माह, 18 से 24 माह, 7 वर्ष की अवधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 18 से 24 माह जो होता है वो दृश्य प्रतिभा की अवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज्ञा पालन की अंधभक्ति पियाजे के किस नैतिक स्तर से संबंधित है, आज्ञा पालन की अंधभक्ति पियाजे के किस नैतिक स्तर से संबंधित है, तो नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षा, नैतिक यथार्थता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नैतिक यथार्थता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जटिलतम स्तर है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का जटिलतम स्तर कौन सा है, ऑप्शन है हमारे ज्ञान, अवबोध, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, अवबोध, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ब्लूम जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र दिया, उनके अनुसार जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको इन्होंने 6 स्तरों में बांटा है। इसे हम जटिल क्रम में वर्गीकृत कर रहे हैं। देखिए जटिल क्रम में किस प्रकार है, पहले हो गया हमारा कौन सा, ज्ञान, ज्ञान के बाद अवबोधन, अवबोधन के बाद हमारा हो गया अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन। ठीक, पहला ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। मूल्यांकन जो है जटिलतम स्तर है। पहला स्तर हमारा ज्ञान है, दूसरा है अवबोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है संश्लेषण, पांचवा है विश्लेषण और छठा मूल्यांकन है। तो सबसे जटिलतम हमारा कौन सा हो गया, मूल्यांकन, और सबसे निम्नतम, सबसे निचला जो है वो कौन सा है, ज्ञान है। पहले ज्ञान, किसी चीज़ की हमें कहीं से किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक, उसके बाद में उसे हम क्या करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उस जानकारी का अनुप्रयोग करेंगे, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि हाँ से क्या चीज़ हुआ, कैसे क्या हुआ। उसके बाद में उस इधर उधर से जानकारी प्राप्त किए, फिर उसके बाद में उसके क्या करेंगे, हम संश्लेषण करेंगे, मतलब उस जानकारी को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद में फिर हम उसका मूल्यांकन करेंगे कितना हमें इसके बारे में प्राप्त हुआ क्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अच्छे शिक्षक की विशेषता है, अच्छे शिक्षक की विशेषता है लोकतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, मार्गदर्शक, उपयुक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक में ये सारे गुण होने चाहिए, वो लोकतांत्रिक हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, मार्गदर्शक हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिप्रेरण का दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया था? अभिप्रेरण का दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया था? पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग, मैस्लो, हर्जबर्ग, ब्रूम और स्किनर। ऑप्शन हमारे हैं मैस्लो, हर्जबर्ग, ब्रूम और स्किनर। तो अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? इन्होंने हर्जबर्ग ने दिया था। अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत हर्जबर्ग ने दिया था। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होनी चाहिए, कितने मिनट की होनी चाहिए? सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि होनी चाहिए, मतलब जो हम लोगों की माइक्रो टीचिंग लगती थी यहाँ पर स्कूलों में, इसकी अवधि के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट और 60 मिनट। तो कौन सा होगा? 45 मिनट होगा। कई जगह 36 मिनट है, तो वो एक भारतीय प्रतिमान करके जब पूछा जाता है तो वहाँ 36 मिनट का होगा। ठीक, तो यहाँ 45 मिनट का होगा। विलंब विकास से संबंधित है, विलंब विकास से संबंधित है भाषा, समाजीकरण, संज्ञानात्मकता और नैतिकता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समाजीकरण। कौन सा होगा? समाजीकरण होगा। सांस्कृतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य कौन कौन सा है? दान, सेवा, सहायतापरक व्यवहार और नृत्य। दान, सेवा, नृत्य और सहायतापरक व्यवहार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नृत्य जो है ये क्या है? हमारा सांस्कृतिक मूल्य है। नृत्य क्या है? हमारा सांस्कृतिक मूल्य है। स्वतः शोध विधि से संबंधित है पश्च अन्वेषण और साधन साध्य विश्लेषण, ये और भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्च अन्वेषण और साधन साध्य विश्लेषण। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति जो होता है वो समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों की खोज नहीं करता, केवल उन्हीं विकल्पों की खोज करता है जो उसे सही लगते हैं। ठीक, और पश्च अन्वेषण में क्या होता है? ये साधन साध्य विश्लेषण स्वतः ही इस शोध का उदाहरण है। स्वतः भेद में क्या होगा? स्वतः भेद में ये होता है कि व्यक्ति जो होता है समस्या समाधान करता जो होता है, समस्या समाधान के लिए वो सभी विकल्पों की खोज नहीं करेगा, उन्हीं विकल्पों की खोज करता है जो उसे लगता है कि हाँ ये सही, जो उसे सही प्रतीत होता है, केवल उसी की खोज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुजनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सुजनिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस और वुडवर्थ। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांसिस गाल्टन होगा। कौन से? फ्रांसिस गाल्टन, इसका हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, संवेदनात्मक बुद्धि से संबद्ध व्यूह रचना का उल्लेख किसने किया? संवेदनात्मक बुद्धि से संबद्ध व्यूह रचना का उल्लेख किसने किया? पहला ऑप्शन है गोलमैन, मार्जियाह पेंजू, पेट्राइड्स, सलोवी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मार्जियाह पेंजू ने संवेदनात्मक बुद्धि बढ़ाने के लिए कितने वो बताए हैं? इसके पहले ऑप्शन हम लोग टिक कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्जियाह पेंजू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने संवेदनात्मक बुद्धि बढ़ाने के लिए 7 व्यूह रचनाओं की उल्लेख किया, जिनको संक्षेप में हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इलेवेट, क्या बोलते हैं इसको? इलेवेट। ठीक, अब एक एक का हम वो देख लेते हैं क्या होता है इन सबके बारे में। संवेदनात्मक बुद्धि बढ़ाने के लिए इन्होंने 7 व्यूह रचना बताई। किसने बताया? मार्जियाह पेंजू ने संवेदनात्मक बुद्धि को बढ़ाने के लिए कितने व्यूह रचना बताई? 7। कौन कौन सी? पहला इन्होंने कौन सा बताया? ई। कौन सा? ई। ठीक, ई का हमारा क्या होगा? ई मतलब होगा इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, मतलब वातावरण के लिए सीखना। इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग मतलब वातावरण से सीखना। एल का इन्होंने क्या बताया? लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, लैंग्वेज ऑफ इमोशंस मतलब संवेगों की भाषा। ठीक है, संवेगों की भाषा। फिर ई आ गया हमारा। कौन कौन से थे पहले ये देखते हैं हम। ई तो जगह नहीं बचेगी, चलिए रहने देते हैं इसको। चलो, इसका हो गया इस्टेब्लिश रिलेशनशिप मतलब संबंध स्थापना। इस्टेब्लिश
रिलेशनशिप। ठीक, इसका होगा संबंध स्थापना। फिर हमारा क्या था वी, इसका होगा वैलिडेटिंग फीलिंग्स, मतलब भावनाओं का वैधकरण, भावनाओं का वैधकरण। अगला क्या होगा ये एक्टिव इंगेजमेंट, मतलब सक्रिय प्रतिभाग, एक्टिव इंगेजमेंट, सक्रिय प्रतिभाग। टी का हमारा क्या होगा, टी का हमारा होगा थिंकिंग स्किल, मतलब चिंतन कौशल। चिंतन कौशल। फिर 6 हो गए, 7वां फ्री है एम्पावर थ्रू फीडबैक, प्रतिपुष्टि के माध्यम से सशक्तिकरण। एम्पावर थ्रू फीडबैक, मतलब प्रतिपुष्टि के माध्यम से सशक्तिकरण। तो संवेगात्मक बुद्धि को बढ़ाने, संवेगात्मक बुद्धि से संबंध व्यूह रचना का उल्लेख किसने किया था, तो इसका क्या होगा किसने किया था इसका, मार्जियाह पेंजू ने। कितने बताए इन्होंने रचना, 7 बताई। उन 7 को हम शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे, अगर केवल उनका हमें नाम ही देखना है कि कौन कौन सा है। तो इवेलवेट, इवेलवेट, EVEVATE। ई का मतलब होगा एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, वी का सॉरी ये तो गलत कर दिया, इसका होगा ELEVATE ऐसे रहेगा। ठीक, ये इस ई का होगा इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, एल का होगा लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, ई का होगा स्टेब्लिश रिलेशनशिप, फिर वी का होगा वैलिडेटिंग फीलिंग्स, ये का होगा एक्टिव इंगेजमेंट, टी का होगा थिंकिंग स्किल्स, और ई का होगा एम्पावर थ्रू फीडबैक। ठीक है, तो इसको अगर हमें पूरा ना याद हो तो केवल इतना हम याद कर सकते हैं, इलेवेंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने व्यू रचना हो दिए, 7 व्यू रचना दिया। ELEVATE, इलेवेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, कार चलाना सीख रहा है, ये किसका उदाहरण है, शैक्षिक अधिगम अंतरण का, अर्ध शैक्षिक अंतरण का, या द्विपार्श्विक अंतरण का। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्षैतिज अधिगम अंतरण। तो क्षैतिज अधिगम अंतरण का ये मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हम सीखे हैं, जैसे हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे, साइकिल चलाना सीखे हैं। ठीक, साइकिल चलाना सीखे हैं, उसके बाद में जो 3 पहिए वाली साइकिल होती है, कोई बच्चा जो है, जो छोटे बच्चे तो 3 पहिए वाली साइकिल हम लोग लाते हैं ना उनके लिए, वो सीखे। उसके बाद में फिर हम उसके बाद में क्या सीखता है, 2 पहिए वाली। ठीक है, जिसमें 2 पहिए के लगे होते हैं। हमारा क्षैतिज हो गया। ऊर्ध्व को हो गया, जैसे कोई बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके बाद में मतलब उसके जो सीखने का क्रम हो आगे बढ़ रहा हो, मोटरसाइकिल से वो कहाँ जाए, फिर कार चलाने लगे, ये हमारा ऊर्ध्व में होगा। द्विपार्श्विक मतलब जिस मान लीजिए हम अपने दाहिने हाथ से लिखना जानते हैं। ठीक, अक्सर मतलब 100 में से कम 80 या 90% मान लीजिए सब दाहिने हाथ से लिखते हैं। बहुत 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। मान लीजिए जो बच्चा दाहिने हाथ से लिखता है वो बाएं हाथ से भी लिखना सीख जाए, तो वो हमारा क्या होगा, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण होगा। कोई अधिगम अंतरण नहीं, मतलब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो वही जानता है, उसकी और आगे ना मोटरसाइकिल से चलाना जानता है, ना कोई और चीज़ चलाना जानता है। तो ये हमारा हो गया। हमसे पूछा गया कि बच्चा साइकिल चलाना जानता है और कार चलाना सीख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उसके अधिगम में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊर्ध्व मतलब ऊपर उठना। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर एस जलोटा द्वारा प्रतिपादित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण की किस आयु के बालकों पर उपयुक्त है। डॉक्टर एस जलोटा द्वारा प्रतिपादित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस आयु के बालकों पर उपयुक्त है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण की क्या किया, उन्होंने प्रतिपादित किया। किसका प्रतिपादन किया, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो डॉक्टर एस जलोटा ने किया। यह कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए था, 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। और इसकी भाषा क्या थी, तो इस परीक्षण की जो भाषा थी वो थी हिंदी में। ठीक,
इस परीक्षण की भाषा कैसी थी? हिंदी थी। दोबारा हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो डॉक्टर एस जलोटा ने किया। यह परीक्षण कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए था? तो 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। और जो यह परीक्षण था, इस परीक्षण की जो भाषा थी वो कैसी थी? तो हिंदी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विषय वस्तु की पुनरावृत्ति से, विषय वस्तु की पुनरावृत्ति से मतलब कोई वस्तु अगर हम दोबारा पढ़ते हैं, पुनरावृत्ति मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम दोहराते हैं तो इससे क्या होगा? विस्मृति तीव्र हो जाती है, विस्मृति कम हो जाती है, विस्मृति स्थिर हो जाती है, विस्मृति समाप्त हो जाती है। विस्मृति मतलब होता है भूलना। कोई चीज़ जब हम भूल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। विस्मृति कई तरह की होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम भूलना चाहकर भुलाते हैं कि ये चीज़ मुझे भूलना। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम चाहते कि ना भूले फिर भी भूल जाते हैं। ठीक, तो विस्मृति का मतलब होता है क्या होता है? भूलना। इसमें पूछा गया है कि अगर कोई चीज़ हम दोबारा, जैसे कि आज हम ये प्रैक्टिस सेट कर लिए, अगर दोबारा इसका हम रिवीजन करते हैं तो क्या हो गया? हमारा पुनरावृत्ति हो गया। तो अगर पुनरावृत्ति करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा, मतलब कि कम तो होगा नहीं कि हाँ अरे दोबारा पढ़ ले तो हम भूल गए, नहीं जो पढ़े तो हमारा समाप्त हो गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो हमारी विस्मृति है उसमें क्या होगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, विस्मृति तीव्र नहीं होगी। विस्मृति तीव्र हो जाना मतलब कि भूलने की जो क्षमता है वो ज़्यादा, जैसे भूलने की जो क्षमता हो क्या हो जाएगी? भूलने की क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब वो बढ़ जाएगी। फिर है विस्मृति स्थिर हो जाना। विस्मृति जो है वो रुक जाएगी, मतलब जितनी है उतनी ही रह जाएगी। जैसे आज हम लोग पहला लेसन याद किए तो आधा, ये हमारा नियम है कि हम आज 2 लाइन पढ़े हैं तो 1.5 लाइन भूल जाएंगे, आधी लाइन याद है। ये क्या है? स्थिर हो गई, मतलब इतने पे ही रुक गई है। फिर विस्मृति कम हो जाती है। तो हाँ, अगर कोई चीज़ आज हम पढ़ लिए हैं, अगर दोबारा फिर रिवीजन कर लेते हैं तो उसमें से अगर हम लोग मान लीजिए 10 लाइन पढ़े हैं तो उसमें से हमें अगर दोबारा रिवीजन कर लिए तो उसमें से हमें 8 लाइन एकदम पक्का याद हो जाएगी। ये एकदम अच्छे से याद होगी, विस्मृति समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं, अगर आपने, ऐसा तो है नहीं कोई चीज़ पढ़े तो आपको A to Z पूरा लाइन टू लाइन याद रहेगा, ऐसा तो है नहीं ना। तो विस्मृति समाप्त हो जाती है। फिर हमारा राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, विस्मृति क्या होती है? रिवीजन करने से कम हो जाती है। कोई चीज़ जो एक बार हम पढ़ लिए भूल जाते हैं उसमें क्या होगा? कमी आ जाएगी अगर हम दोबारा पढ़ लेंगे तो। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है? अगला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दिया गया है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, अभ्यास का नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं इसको हम। इसमें स्किनर महोदय थे, इन्होंने कहा कि विकास जो है एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं पर मुर्रो ने कहा कि वृद्धि जो है वो शारीरिक अवृद्धि है और वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए यह सिद्धांतों का पालन करती है। कहा इन्होंने कि वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को कुछ निश्चित सिद्धांतों का, जो वृद्धि और विकास होते हैं कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करती है। उसमें से उन्होंने जो सिद्धांत बताया वो एक था निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कि जो वृद्धि और विकास जो होता है ये क्या होता है? निरंतर चलता रहता है। वहीं पर वृद्धि जो होती है वो निरंतर नहीं चलती, एक समय ऐसा आता है जब वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। ठीक, समन्वय का सिद्धांत, परमार्जिता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, चक्राकार का सिद्धांत। चक्राकार मतलब होता है, देखिए ऐसे ऐसे, कैसे? स्प्रिंग देखे आप लोग? स्प्रिंग ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक, मैं फिर से देखते हैं हम लोग, नहीं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया? ऐसे ऐसे चक्राकार। यहाँ से कुछ चीज़ सीखे हम। ठीक, यहाँ सीखे, यहाँ फिर क्या हुआ हमें? फिर रिवर्स हो गए, फिर सीखे, फिर दोबारा लौटे, फिर सीखे, फिर लौटे, फिर सीखे, फिर लौटे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? चक्राकार हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हुआ, अनुवांशिक विकार जिसमें शिशु एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है। वह अनुवांशिक विकार जिसमें शिशु में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब गुणसूत्र आ जाता है। तो हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और विल्सन सिंड्रोम। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डाउन सिंड्रोम। जब अतिरिक्त वो आ जाता है, अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, हम शरीर में क्रोमोसोम की संख्या पूछे कि कितनी होती है, तो हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, मतलब कि 46 होती है। 46 के बजाय बच्चों में जब डाउन सिंड्रोम होता है तो कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है एक अनुवांशिक विकार है, मतलब एक अनुवांशिक रोग है जो शरीर में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जोड़ा बन जाने से होता है। इस विकार से पीड़ित शिशु में अतिरिक्त क्रोमोसोम जो माता के 21वें क्रोमोसोम जोड़े से अलग न होने के कारण आ जाता है। फलस्वरूप शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? जब एक और जुड़ जाएगा तो पहले 46 होते हैं, तो एक और जुड़ गया तो कितने हो गए? 47 आ जाते हैं। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, डाउन सिंड्रोम। आगे देखते हैं हम लोग।
डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक जो है वो हेलेन पार्क रस्ट। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलेन पार्क रस्ट। हेलेन पार्क रस्ट कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर PHP हरस्ट, या कहे हेलेन पार्क हरस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवधान किसी मानसिक प्रक्रिया की एकाग्रता है। इतने क्वेश्चन में से 2 हमारा कथन आया है। बुक का नाम तो इसमें नहीं आया है किसी, और अगले और जो पहले हम करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट, उसमें कई बुक के नाम पूछे गए हैं, कथन भी है, लेकिन इसमें आज बुक का नाम नहीं आया है। इसलिए हमारे जो बुक के नाम है और कथन दिए गए हैं हमारे, और सिद्धांत जो है, जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं स्किनर का, चाहे जिन पियाजे का, पावलोव का, थॉर्नडाइक का, इन सब का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। मूल प्रवृत्ति हो गई, अधिगम से हो गया, अधिगम पठार, अधिगम वक्र, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोगों को इन सब जहाँ भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिले, आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हमारा पूछा गया क्वेश्चन, अवधान किसी मानसिक प्रक्रिया की एकाग्रता है या कथन है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि मैडलिन दुम्बले रॉस मैकडूगल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, मैडलिन जो थे महोदय, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अवधान किसी मानसिक प्रक्रिया की क्या है? एकाग्रता है। अगर किसी चीज़ में हमारी एकाग्रता होगी, मतलब जैसे कोई चीज़ हम पढ़ लें, मान लीजिए कि हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, ठीक, तो वहाँ एकाग्रता तभी आएगी जब किसी, वहाँ पर ध्यान हमारा तभी जाएगा जब उस चीज़ को पढ़ने में हमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, रुचि पैदा होगी। तो कहा जाता है कि रुचि या अवधान, रुचि और अवधान जो होते हैं एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। जहाँ ध्यान वहाँ रुचि, जहाँ रुचि वहाँ ध्यान। ठीक है, तो रुचि और ध्यान क्या होते हैं? एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का होगा मैडलिन। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का संप्रत्यय नहीं है। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का संप्रत्यय नहीं है। तो व्यक्ति के प्रथम, इसका जो इन्होंने फ्रायड ने बताया कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जो संप्रत्यय इन्होंने दिया, 2 मुख्य संप्रत्यय इन्होंने बताया। एक पहला इन्होंने बताया चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन, और दूसरा इन्होंने क्या बताया? इन अहम व पराहम। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा, यहाँ तो दोनों दिए गए हैं, तो इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो ये तो दोनों है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इदम अहम पराहम। ये मनोविश्लेषण सिद्धांत का जो संप्रत्यय है ये दोनों ही है, और ये पहला ऑप्शन भी हमारा सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो ये तीनों हमारे जो है ये ऑप्शन सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें से इन दोनों में से कुछ अलग दिया होता, पहला ऑप्शन मान लीजिए इन्हीं का दे दिया गया है और दूसरा किसी और का दिया हुआ, तब तो हम वही लगा देते, लेकिन इन्हीं का तीनों दिया गया है, दोनों, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, फिर सांख्यिकी में प्रत्ययों को दर्शाने के लिए रेखाचित्र विधि है। सांख्यिकी में संप्रत्ययों को दर्शाने के लिए रेखाचित्र विधि है। वृत्त विधि, आवृत्त बहुभुज, संचयी वृत्त, वक्र। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज हमारे पास केवल 30 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट का। CDP का जो हमने प्रैक्टिस सेट किया उसमें हमने कितने क्वेश्चन देखे? 30 क्वेश्चन देखे हुए हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा, और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी प्रैक्टिस सेट हम करें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।